कल कहाँ तक किया था? अच्छा, और स्मार्ट बोर्ड यूज मत किया कीजिए, बता रहा हूँ। 5 लाख तैयार रखिएगा अगर ये खराब हुआ तो। ट्राइपॉड नहीं है, पहले बता दूं। इसके लिए कोई मना कर देगा? इसके लिए कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि मसूद सर बता रहे थे कि आप लोग इसी में लगे रहते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। मान लीजिए 2 बॉडीज हैं, दोनों की डेंसिटी सेम है, एक का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2। r1 इज ग्रेटर देन r2 और दोनों का टेम्परेचर सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है। दोनों का टी टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है। तो पहला है कमेंट ऑन हीट लॉस, इस पे कमेंट कीजिए। क्यों? लिखे लिखे कर लीजिए, तो उसमें क्या। सेकेंड कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। हो गया दोनों? अरे फॉर्मूला लिखे तो बिना दिमाग में पता नहीं क्या आता है, जब तक फॉर्मूला लिखेंगे नहीं तो। आज भी पूरी क्लास में रिपीट करते रह गया था। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, फॉर्मूले फिंगर टिप्स होने चाहिए, फॉर्मूले फिंगर टिप्स होनी चाहिए। दिमाग के भरोसे सोचेंगे कुछ और आंसर देगा, फॉर्मूला कुछ और दे देगा। सेकंड वाला होगा। फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करके देखिए। देखिए हीट लॉस का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा T की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों तो सेम है, तो स्पेसिफिक ये इमिसिविटी सेम होगा, सिग्मा तो कांस्टेंट है और ये भी सेम है। वेरिएबल क्या है? एरिया। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। इस वाले में हीट लॉस ज्यादा होगा। ठीक, सेकंड वाले में देखिए फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस डी टी अपॉन डी टी ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये था ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एरिया को आपने क्या लिखा, और सब तो कांस्टेंट है, ई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, एस तो कांस्टेंट है, एम को क्या लिखेंगे, डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो यहाँ पे मैं कहूंगा रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा होगी इसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, कम होगी।
चलिए और एक बार मेंस का पेपर देखेगा, उसमें जो 11th के क्वेश्चन आए थे, जहां तक आपने पढ़ लिया, आपको लगेगा कि आप लोग आराम से कर सकते है। यूट्यूब पे देखिए, मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है और एक आपका हॉलो स्फीयर है। ये हॉलो स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है और डेंसिटी भी सेम है। कमेंट ऑन, वही दोनों पार्ट, कमेंट ऑन हीट लॉस एंड कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। क्यों? रेट ऑफ कूलिंग पे देखिए, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, क्यों? क्यों? तो उससे क्या, एरिया कैसे ज्यादा होगा? जो वो है, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग, वो सर सेकंड वाले का ज्यादा होगा। क्या? बिकॉज़ ऑफ द मास कम है। P is equal to E A sigma T की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, तो P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के लिए रेडियस क्या दिया हुआ, सेम, तो आपका जो पावर लॉस होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग रेट ऑफ कूलिंग पे आते हैं। अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बात करूं, माइनस डी टी अपॉन डी टी ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कूलिंग है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया आपका सेम है, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर के लिए बारे में बात करें या सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करें, किसका मास ज्यादा होगा, सॉलिड का। तो सॉलिड का मास होगा तो उसका ज्यादा, तो इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, कम। अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अभी आपने कहा माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा
डिवाइडेड बाई m इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, आपने कहा कि एक कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, और इन दोनों के बीच में अगर मैं T को लिखूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ? मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 50 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 50 इज इक्वल टू 20 प्लस इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। हम लोग कूलिंग के बारे में बात करें, इसका मतलब इसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो कूल करेगा, नहीं तो बाद में तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। ठीक, तो अभी आपने कहा कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला निकाला था वो किसके लिए निकाला था कि जब दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैक्सिमम कितना है 30-35 डिग्री तक। ठीक है, अब अभी मैथमेटिकल डेरिवेशन है ये पूरा, आप लोग सॉल्व करेंगे। आपने टी की जगह क्या लिखा? ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। टी की जगह क्या लिखा? टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, अब यहां से देखें क्या कॉमन ले सकता हूँ टी एस को, नोट कर लीजिएगा थोड़ी देर में। टी एस की पावर 4 आपने कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस होल टू द पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, अब आपने टी एस को बाहर ले लिया, ई ए सिग्मा एम इंटू एस टी एस की पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस पावर 4 माइनस 1। ठीक है, क्या अभी मैंने कहा कि जो पहला अप्रोक्सीमेशन लिया था वहां पे हम लोगों ने ये माना था कि जो डेल्टा टी है ये बहुत बड़ा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे पुट कीजिए ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी एस की पावर 4 1 प्लस एन एक्स। ये क्या कैंसिल, 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम एस टी एस टू द पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस। ठीक, अब देखिए ई ए सिग्मा 4 भी इधर ले लीजिए इंटू टी एस क्यूब डिवाइडेड बाई एम एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? टी माइनस टी एस। ठीक, अब अगर मैं सराउंडिंग के टेम्परेचर के बारे में बात करूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चाय रखा हुआ है तो अगर वो ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? ट्राई करूंगा ना, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ये क्या है? कांस्टेंट। सराउंडिंग टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपने इस वाले पार्ट को भी कांस्टेंट कर। अभी मैं एक और अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को अगर आपने कांस्टेंट कहा तो इसको आपने लिखा सी टी एस क्यू टी माइनस टी एस। यह कांस्टेंट मत लिखिए, इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। क्या था? माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी एस का क्यूब टी माइनस टी। ठीक, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे आपने क्या कहा कि ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, और यहीं से स्टार्ट होता है बुक में स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नोट कीजिए फिर आप, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अरे बता रहा फिर से बता, एक बार नोट कीजिए।
समझ लिया आपने? वैसे बिल्कुल धीमा धीमा लिखते हैं। देखिए, जब मार्च में रिवीजन करेंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा बताऊंगा। एक ही बार में सब बता दूं तो कहाँ से होगा। ये मत सोचिए कि बस इतना ही है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है बस उतना ही कंटेंट है। कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत है। ठीक, तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है एक साल और पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, हर एक में, हर एक टॉपिक पे। तो लेकिन हम लोग अपनी चीजों को लिमिटेशन में रखेंगे कि हाँ, कि कुछ एक्स्ट्रा और जो आपके लिए यूजफुल हो, बस उतनी चीजें। हम्म। ओके, नोट कर लिया। देखिए, अब इसको आपने क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिया। ठीक, अब न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या मिलती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो आपको स्टेटमेंट मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि जो रेट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो मेरे को ये मिलता है, एक कांस्टेंट के। ठीक, अब आपने इसको क्या लिखा, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, क्योंकि बुक में टी नॉट लिखा रहता है इसलिए मैं टी नॉट ले रहा हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, टी एस और टी नॉट सेम है, लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर। बस नोटेशन चेंज किया मैंने, ठीक है। तो टी एस भी सराउंडिंग टेम्परेचर है, टी नॉट भी सराउंडिंग टेम्परेचर है, बुक में टी नॉट लिखा रहता है इसलिए मैं टी नॉट लिख रहा हूँ। ठीक, अब माइनस डी टी अपॉन डी टी, इसको आपने क्या लिखा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के डी टी। माइनस को इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटीग्रेशन। टी इज इक्वल टू 0 पे आपने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर टी आई था, टी इनिशियल, और टी इज इक्वल टू टी पे बॉडी का टेम्परेचर टी हो गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी माइनस टी नॉट लिमिट टी आई टू टी इज इक्वल टू माइनस के टी। तो देखिए ये क्या आ गया, एल एन टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। आप लोगों को ये याद रखना है, बस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये फॉर्मूला खत्म। इससे पहले बेस बताया था क्या आया कहाँ।
वही तो है। नोट कर लिया। यस सर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं फिर से वापस। ये हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लिया था, ये तो है अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट जहाँ पे बानू में लगाया था कि मान लीजिए कि जो बॉडी का टेम्परेचर है आपने का 60 डिग्री सेल्सियस और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अभी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 का। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 30 डिवाइडेड बाई टी एस, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30। केल्विन में रखते हैं हमेशा टेम्परेचर, कितना होगा? तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाइए, मैथ्स में आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, 1 प्लस 0.1 की पावर अगर मैंने 4 लिख दी तो हायर टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, भले कि उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। हायर टर्म्स का मतलब 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब, 0.1 टू द पावर 4, तो उसका कोई हायर टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, न्यूटन ने यही किया था, कुछ इसका योगदान नहीं है, जिसने बस थोड़ा सा मैथ्स लगा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा इन टाइम 10 मिनट। 10 मिनट लगा इसको 50 से 40 तक आने में। ठीक, तो आपसे पूछा गया 40 से 30 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगेगा? सेम नहीं लगेगा, कल भी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में काफी तेजी से कूल होता है, उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाती है। तो अगर हमारा अगर 3 ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं जिसमें टाइम आपका 10 और 10 से अधिक है, छोड़ दूंगा 10 से कम वाले से, क्या करूंगा? अरे उल्टा, 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 से कम अगर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं और एक ज्यादा है तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाएगा, सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि मेंस के पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसी थे और जो सॉल्व करने में लगा होगा वो फॉर्मूले में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया होगा, क्योंकि जब मैं डिस्कस कर रहा था कई लोगों ने आंसर बताए थे, वो ऑप्शन गलत थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्लस की जगह माइनस के दिया, माइनस की जगह कुछ और लिख दिया। इसलिए कहीं दिमाग लगाना जरूरी है, फॉर्मूले के साथ साथ या तो फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे हो, और फॉर्मूले में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं है फिजिक्स के, लंबे चौड़े फॉर्मूले जब ग्रेविटेशन पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन देखिएगा, मैंने करवाया था 49 न्यूटन एट पोल, तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे वो आपके 49, 3 ऑप्शन 49 से ज्यादा था, और आपसे पूछा था कि अगर वो बंदा अगर इक्वेटर पे आ जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था 48.83, तो बस डायरेक्ट उसको मार्क करो, आगे बढ़ो। अगर सॉल्व करेंगे तो 3 मिनट का टाइम लग जाएगा,
क्योंकि पूरी एक रिलेशन आती है, उसको वैल्यू पुट करेंगे, सभी को कैलकुलेट करेंगे और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है वो पूरी। अरे एक आगे तो डिस्कस किया है, कल के पेपर में था। हाँ, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो लॉजिक काम नहीं आएगा, उस समय सोचेंगे लगता कुछ और लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में अभी हम लोग कर रहे हैं तो हमें लग रहा है ना, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो 2-3 बार सोचेंगे इसी को कि लगता है कि जरूर इसमें कुछ ट्विस्ट होगा, जरूर कुछ ट्विस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं मेंस का पेपर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आइए कैसे करें, डायरेक्ट फॉर्मूले पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा वैल्यू कैसे पुट करते हैं। आपके पास क्या था, ln t minus t naught divided by t initial minus t naught is equal to minus kt। t का मतलब क्या होता है, t का मतलब होता है किसी भी टाइम t का केस है, और ये सेकंड केस है। t इज इक्वल टू 10 मिनट पे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ln 40 और t नॉट कितना है 20, और इनिशियल कितना था 50 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 के। ये पहली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से कुछ निकालना नहीं है। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन सेकंड केस के लिए ln t टाइम पे कितना टेम्परेचर हो गया 30, तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस kt। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी तक तो नहीं दिया, हो सकता है आपके टाइम पे दे दे। क्या डिवाइड करके देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, ln के टर्म में आएगा या कुछ आएगा वैल्यू। ln2 ln3 और ln5 याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में बहुत होते हैं, मेरे को नहीं पता, केमिस्ट्री आप तो पढ़ रहे हैं। अरे तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, अरे मल्टीप्लाई होता है लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। याद कर लीजिए कि केमिस्ट्री में दिया रहता है बुक में डेटा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने कहा सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक आने में टाइम लग रहा है 2 मिनट, और 48 से 46 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगेगा। अब हम लोग जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको यूज नहीं करेंगे, यहां पर आएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में बात करूं, 50 से 48 2 डिग्री सेल्सियस का है,
ये 2 डिग्री सेल्सियस का है। अगर ये टेम्परेचर वेरिएशन अप टू 5 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर वेरिएशन, तब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। लिख लीजिए, नोट करके लिखते जाइए पॉइंट्स। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमें कब यूज करना है? जब टेम्परेचर वेरिएशन अप टू 5 डिग्री सेल्सियस है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए, जैसे कि इसको हम लोग कैसे करें, जब हमारा वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता तो हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट में मार्क्स 50 है, दूसरे में 48 है, तो मैं अप्रॉक्स कह देता हूँ 49 एवरेज है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन जब ज्यादा नहीं होता तब, और इसी में कई लोग जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा है? एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन वो कब कहा जाता है? जब वेलोसिटी में ज्यादा वेरिएशन ना हो। ठीक है, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। कई सारे बुक वाले लिखते भी हैं, लेकिन उसके बगल में ये नहीं लिखते कि कब अप्लाई करना है। और आप लोग आसानी के तौर पर उसी को याद कर लेते हैं कि एवरेज का मतलब v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें मैंने बताया था जनरल मेथड, उसको मैंने डिस्कस ही नहीं किया वहां पे। ठीक है, जनरल मेथड बताया था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या देगा आपको? एवरेज स्पीड। ठीक, अब लेकिन वही ध्यान में रखिएगा, v1 प्लस v2 नहीं। अब यहाँ पर आइए, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे अगर हम लोग टी के बारे में बात करें तो टी हम लोग क्या लेंगे? एवरेज, एवरेज टेम्परेचर लेंगे। एवरेज टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन था वो क्या था? माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जो भी है कांस्टेंट डेल्टा टी, यही था ना? न्यूटन के स्टार्टिंग से किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर अगर मैं dt के बारे में बात करूं तो dt का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर वेरिएशन। मैंने कहा कि t इनिशियल ये है और t फाइनल ये है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? t फाइनल माइनस t इनिशियल कितना आ जाएगा? -2, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? t इनिशियल माइनस, और dt का मतलब टाइम इंटरवल, t टाइम लगा। ठीक, इज इक्वल टू k, डेल्टा t का मतलब t माइनस टी नॉट। ठीक है, और t को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ये है फॉर्मूला। मैं बाबा बोल रहा हूँ, फॉर्मूले के अलग से कॉपी बना लीजिए, और आपके खुद के बनाए हुए फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर नेट से अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे, वहां पे फॉर्मूले लिखे होते रहे, लेकिन उसके बगल में ये नहीं लिखा रहता है कि कब यूज करना है। लेकिन केमिस्ट्री में लॉजिक नहीं चलता, यहाँ पे लॉजिक चलेगा। आप शुरुआत में फॉर्मूले याद कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, एक भी नहीं लेगा। पहले पूरा लॉजिक क्लियर होगा तब फॉर्मूले याद होने से फायदा है। अब रखिए, जैसे भी पुराने क्वेश्चन में रखा था, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे मेरे को, एक पहला केस और एक दूसरा केस। निकालिए टाइम, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए। पहले केस के लिए इक्वेशन डेवलप कीजिए और दूसरे केस के लिए इक्वेशन डेवलप कीजिए।
और इस बार मेंस में तो लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोगों ने क्लास में किए हैं। सेम डेटा, कुछ चेंज ही नहीं किया। नहीं पता, देखिए इक्वेशन बना देता हूँ। पहले वाली इक्वेशन टी इनिशियल कितना है, माइनस टी फाइनल डिवाइड बाई टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, इज इक्वल टू के टी इनिशियल 50 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट 20। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, टी इनिशियल कितना है, माइनस 46 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के 48 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा सॉल्व। देखिए, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर power source is providing 100 watt to the body. To maintain body temperature, power source is providing 100 watts to the body. If we remove source, if we remove source, temperature starts falling, temperature starts falling at 2 degrees Celsius per second, at 2 degrees Celsius per second. Find heat capacity. Find heat capacity. यही क्वेश्चन है, बता रहा हूँ यही क्वेश्चन है। आप जबरदस्ती क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे। कीजिए कीजिए। ऑप्शन दे दूं,
मेंस का क्वेश्चन है। क्या जो आपको समझ में आ रहा है वो कीजिए। क्वेश्चन इतना ही था जितना लिखा है। देखिए ये क्या था, ये था ना रेट ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर इसको एम एस के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया, डी क्यू पूरा माइनस के साथ। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैं कितना पावर सोर्स लगा रहा हूँ, 100 वॉट का। मतलब कि पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये तो कांस्टेंट है ना, इसको मान लीजिए कि टेम्परेचर कितना है, या के की वैल्यू 2। अब हमें क्या पूछा गया है, रेट ऑफ कूलिंग दिया हुआ है माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, वापस आइए इसी फॉर्मूले पे, इस वाले पे। आपने इसको के माना था, इसी को तो के माना था। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी माइनस टी एस। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए के डिवाइडेड बाई एम एस टी माइनस, ये कितना दिया हुआ है 2। ठीक, और के की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई एम एस टी माइनस टी एस कितना है, तो एम एस इज इक्वल टू कितना आ गया, इसी को तो हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पूरे एम मास को अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो कितनी हीट चाहिए, एम इंटू एस, यूनिटरी मेथड। इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन या डिग्री सेल्सियस होगी। फॉर्मूले चार्ट बना लीजिएगा, बाबा बोल रहा हूँ। और उसके बगल में पैरेलली एक क्वेश्चन, ताकि उनको पता रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को ये यूज करना है। ये तो पढ़ तो लिया था, क्वेश्चन में दे देता ना 4 दिन भी उसी में बैठा रह जाते। कौन से, कहाँ से आपने बना दी क्वेश्चन, हम्म
तो लेकिन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते ना, तो इसलिए मैंने बोला इसलिए कम से कम फॉर्मूले बनाएंगे तो उसके बगल में क्वेश्चन लिखेंगे तो याद होगा कि किस समय क्या अप्लाई करना है। वो तो पढ़ा है, स्टार्टिंग में नहीं बताया था कौन सा रिलेशन। अच्छा वो जो फॉर्मूला था तो उसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, वो तो आखिरी में आप लोगों को एक शीट दे दूंगा जिसको याद कर लेंगे, 6 फॉर्मूले। वो आखिरी में सब चीज अभी क्यों दूं, मेरे को पता ना कब क्या क्या देना है, धीरे धीरे दूंगा, एक ही बार में दे दूंगा तो आप लोग लाइब्रेरी बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए, नोट कर लिया। एडवांस में पूछा था, लिख लीजिएगा, एडवांस का क्वेश्चन है, नीट वाले ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पे। एक बॉडी है, इसकी इमिसिबिलिटी ई है, ठीक है, टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर 300 watt 300 watt is required, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक। अब आपने क्या किया, इस स्फेरिकल बॉडी को आधा पेंट कर दिया, ब्लैक पेंट। इसकी इमिसिबिलिटी तो ये रहेगी, ठीक है। अब यहां पे कहा गया नाउ टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर 600 watt is required, find E। सोचिए, इसको नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है। थोड़ा सोचेंगे, सभी फॉर्मूले पे ही है जितना हम लोगों ने किए हैं, उसको दोबारा देखें। ये वाला ही इसका वन हो जाएगा, अंदर कैसे करेंगे। इंटेंसिटी के क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप है और आंसर है भी नहीं इसका मेरे पास, सिर्फ क्वेश्चन है।
देखिए डिस्कशन ऑन इंटेंसिटी एंड पावर। समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। चलिए कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बल्ब है, ये 100 वॉट का है, ठीक है। 100 वॉट का बल्ब है, आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। तो 100 वॉट का मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड ये कितनी एनर्जी छोड़ रहा है, 100 जूल, ठीक है। और मेरे से पूछा गया एक पॉइंट यहाँ पे है पी पॉइंट, जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है और इस पी पॉइंट पे एनर्जी कितनी पहुंची। दो क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे मेरे को एनर्जी बतानी है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। ये ए है, ये R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। तो हमें बताना है कि एनर्जी एट ए एंड एनर्जी एट बी, इंटेंसिटी एट ए एंड इंटेंसिटी एट बी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे बताना है, ये सेम कॉन्सेप्ट बहुत जगह रिपीट होगा। यहाँ पे जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे, और उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे वहां पे, और आपका जब हम लोग वेव्स आएंगे वहां पे, वेव ऑप्टिक्स आएंगे वहां पे, 6-7 जगह रिपीट होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। हर एक बार बताऊंगा, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, ठीक। अभी समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब आपका 100 वॉट का रखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में आपने बल्ब रख दिया, मेरे को इस पोजीशन पे पूछी जा रही है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी स्फीयर मानूंगा, ठीक है। मैंने कहा ये कमरा क्या है कि इमेजिनरी स्फीयर है, और इसके सेंटर पे आपने बल्ब को रख दिया। अब ये 100 जूल पर सेकंड निकल रहा है, ये 100 जूल एनर्जी निकली, बीच में कहीं गायब तो नहीं हो जाएगी, मतलब कि सरफेस पे कितनी एनर्जी पहुंची, 100 जूल, ठीक है। मैं इसी सरफेस पे तो खड़ा हूं, इमेजिन कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर बना देंगे, ठीक है, R1 रेडियस का, ठीक। यहाँ पे अगर एनर्जी आपकी 100 जूल निकल रही है, 30 वाले पॉइंट पे भी कितनी पहुंचेगी, यही एनर्जी पहुंच रही है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि 100 जूल पहुंची, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आ रहा हूं तो EA इज इक्वल टू EB, ठीक। अब मेरे से इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर डिवाइडेड बाई एरिया। तो मतलब कि पावर क्या है आपका, 100 वॉट। अब इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी एट ए, तो इंटेंसिटी एट ए कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, और बी पॉइंट पे 4 पाई R2 स्क्वायर। तो IA इज ग्रेटर देन IB। तो इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पे ज्यादा होगी और इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी कम होगी। आगे समझिए। पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। सबसे चाहिए नहीं, मैं तो सेम है ना, इधर भी एनर्जी वही मिलेगी, इधर भी एनर्जी वही मिलेगी। वो यूज किया है, जो ग्लास होता है, लेंस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सन रेज आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसको हम लोग एक ही जगह फोकस करते हैं, पेपर जल जाता है, वही इंटेंसिटी।
पूरी एनर्जी को एक जगह आपने जोड़ दिया, कंसंट्रेट कर दिया, फोकस कर दिया, कितना हाईली इंटेंस है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब यहाँ से भागे मत, न्यूक्लियर बॉम्ब पे चल जाएंगे, वो पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट ही है। चलिए आज यहीं तक, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे कल। कल भी आप लोगों की क्लास है। अच्छा, कल तो डाउट डिस्कशन है ना फ्लूइड का, नेट वाला कर लीजिएगा पूरा। ठीक, और नेक्स्ट वीक हम लोग फ्लूइड का रखेंगे आईटी वाला। ठीक है, कर लीजिएगा कल फ्लूइड का। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं, आप 4 पूछेंगे, आप 4 पूछेंगे, सब 4 पूछने लगे तो हो गया। ठीक है, तो कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इंटेंसिटी पे एक दो डिस्कशन और करना है, तभी हम लोग सोलर कांस्टेंट को समझ पाएंगे। सोलर कांस्टेंट तो बुक में एक लाइन लिखा हुआ है फॉर्मूला बस। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप लोग कल क्या क्या पढ़ के आएंगे, थोड़ा पढ़ के आइए तभी इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो ये तो ऐसा लगेगा कि इतिहास पढ़ा रहा हूँ बैठ के। सोलर कांस्टेंट, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये बुक में एक ही पेज पे है तीनों, लेकिन हमें समझने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, लगभग 99% चांस है कि इस वाले इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, नीट में भी और आईटी में भी। ठीक है।